नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एन अल्टरनेटिंग करंट is given by I is equal to IA sin omega t plus IB cos omega t, the RMS current will be। तो हमें यहाँ पर करंट की RMS वैल्यू पूछी गई है। RMS वैल्यू मींस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। नॉर्मली जब भी हम लोग करंट की RMS वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो इसके लिए अपने पास एक कॉमन फॉर्मूला होता है आई नॉट अपॉन रूट टू, या फिर EMF या वोल्टेज फाइंड आउट करना होगा तो इसके लिए होता है ई नॉट अपॉन रूट टू। लेकिन यहाँ पे जो हमें करंट दिया गया है ये एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया है और जिसमें हमें इस करंट की आरएमएस वैल्यू पूछी गई है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सिक्वेंशियली जाएंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे नाम क्या है, RMS रूट मीन स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो आई स्क्वायर, तो ये होगा IA साइन ओमेगा टी प्लस IB कॉस ओमेगा टी ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पे A प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू होंगी IA² इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस IB² कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 टाइम्स IA इंटू IB साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। सही है। अब देखो, जब हम लोग साइन स्क्वायर ओमेगा टी या फिर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इनके मीन या फिर एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो वो होती है 1/2। ठीक है, इसे भूलना नहीं है। कंप्लीट साइकिल के लिए जो इसकी मीन वैल्यू होती है साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की, ये 1/2 होती है। और साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी इनकी एक फुल साइकिल के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है 0। कॉस ओमेगा टी अगर हाफ साइकिल भी रही तो भी उसकी वैल्यू जो होती है वो 0 ही ली जाती है। तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है या फिर जो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है, इनकी जो मीन वैल्यू होंगी फॉर अ कंप्लीट साइकिल ये होंगी 1/2। और साइन ओमेगा टी के लिए, इसके लिए होंगी 0, इसके लिए भी होंगी 0। अगर हाफ साइकिल भी रही तो भी कॉस ओमेगा टी की वैल्यू 0 ही है, तो 0 इंटू एनीथिंग करेंगे तो 0 मिलेगा। सही है। तो ये वाली जो टर्म है इसे हम लोग निकाल देंगे। तो बचेगा कौन यहाँ पे, यहाँ पर हम लोग लेंगे I² इज इक्वल टू, अब इसका मीन तो हमने लिया हुआ है तो ये होगा IA² इंटू 1/2 प्लस IB² इंटू 1/2। 1/2 को कॉमन ले लो तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे IA² प्लस IB² डिवाइडेड बाई 2। तो हमने अभी यहाँ पे स्क्वायर लिया हुआ है, मीन लिया हुआ है, अब इसको रूट में ले लो। तो अगर हम लोग इसके रूट में लिखेंगे तो रूट में हमें इसकी वैल्यू मिल जाएंगी, इसे अंडर रूट में लिख देना। IA² प्लस IB² डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी में देखना, ऑप्शन बी में ये 2 जो है डिनोमिनेटर में, ठीक है, लेकिन ये पूरी टर्म यहाँ पे अंडर रूट में, तो ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m and radius small r rolls along an inclined rough plane of inclination 45 degree. If it starts to roll from rest from the top of the plane, then the linear acceleration of the cylinder axis will be। अब देखो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि सबसे पहले मानो इस तरह से एक इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन पर एक सॉलिड सिलेंडर जो है ये टॉप पोजीशन से नीचे आ रहा है। सही है, तो इसका खुद का क्या होगा, कुछ ना कुछ लीनियर एक्सेलरेशन होगा और उसी लीनियर एक्सेलरेशन को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, और यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है। देखो कितना इंक्लिनेशन, ये है 45 डिग्री, मतलब ये वाला जो एंगल है ये दिया हुआ है जो कि है 45 डिग्री। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि ये जो सॉलिड सिलेंडर है, इस सॉलिड सिलेंडर पर टोटल फोर्स कितना है, नेट फोर्स कितना है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले इस सॉलिड सिलेंडर का जो खुद का वेट होगा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, जिसे हम लोग mg कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक एक्सिस जो है ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर ये एंगल 45 डिग्री होगा सो बाय ज्योमेट्री ये वाला एंगल भी कितना होगा, ये वाला भी एंगल 45 डिग्री होगा। तो जिस एक्सिस के साथ थीटा होता है यानी कि एंगल होता है
उस एक्सिस के साथ हम लोग कोसाइन लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मुझे इसे क्या करना होगा, रिजोल्व करना होगा दो कंपोनेंट्स में। तो ये वाला कंपोनेंट जो है ये बन जाएगा mg cos थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये बन जाएगा mg sin थीटा। सही है। अब इसकी जो मोशन है देखो, ये मोशन जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सही है, लेकिन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम करेगा जो कि होगा फ्रिक्शनल फोर्स। सही है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे ही जा रहा है। जैसे कि अपने पास फॉर्मूला होता है देखो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि होता है F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टोटल फोर्स इसके ऊपर कितना है, देखो mg sin थीटा, इसमें से हमें क्या करना होगा, इस फ्रिक्शनल फोर्स को सबट्रैक्ट करना होगा। इतना फोर्स होगा इस सॉलिड सिलेंडर पर, इज इक्वल्स टू ma। ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है देखो अपने पास टॉर्क के लिए। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टाउ इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। अल्फा का मतलब होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, और आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, वो होता है mr² डिवाइडेड बाय 2। तो नॉर्मली टाउ मतलब कौन होगा, ये होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि होगा mr² डिवाइडेड बाय 2 इंटू अल्फा। ठीक है। तो यहां से एक आर जो है उसे हटा देते हैं, तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि एफ की जो वैल्यू होंगी अपने यहाँ पे, ये होंगी यम इंटू आर अल्फा डिवाइडेड बाई 2। चेक करो, सही है। अब अब और एक फॉर्मूला होता है देखो, जैसे कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी होती है, इनके बीच में एक रिलेशन होता है, v इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा। सही है। उसी तरह से एक्सेलरेशन में भी ये रिलेशन होता है, क्या, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, सो ए इज इक्वल टू आर इनटू अल्फा। तो यहाँ पे ये जो आर अल्फा दिखाई दे रहा है, तो इस आर अल्फा की जगह पे हम लोग ए लिख सकते हैं। सही है। तो यहाँ से एफ क्या होगा, एफ हो जाएगा एम इंटू ए डिवाइडेड बाय 2। अब इसी फ्रिक्शनल फोर्स को, यानी कि इसी फोर्स को हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है देखते हैं। तो ये होगा mg साइन थीटा, तो साइन 45 डिग्री, सही है। 45 डिग्री मीन्स 1/√2। तो यहाँ पे होगा mg अपॉन √2 माइनस एफ आर, कितना है ये है ma डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू एम ए। तो यहाँ से मास अगर हम लोग कॉमन लेते हैं, तो ये मास जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और हमें मिलेगा g डिवाइडेड बाय √2 इज इक्वल्स टू, इस a/2 को उस साइड लेके जाएंगे तो a प्लस a/2, ये होगा 3/2 a, और 2 का मतलब क्या है, √2 इंटू √2। सो सिंपली वी कैन से, यहाँ पे हमें जो एक्सेलरेशन मिलेगा, इस टाइम को इस साइड शिफ्ट कर दो, तो ये होगा √2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू जी। सही है, चेक करो। तो ऑप्शन सी जो होगा देखो, वो यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन पूछा गया है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर was made with two rectangular plates, each with a length of L is equal to 3 centimeter and breadth of B is equals to 1 centimeter. The distance between the plates is 3 micrometer. Out of the following, which are the ways to increase the capacitance by a factor of 10? तो कैपेसिटेंस यहाँ पे 10 टाइम्स बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे जो कंडीशंस दी गई है, यानी कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से कौन से ऑप्शंस इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो हमें यहाँ पे चेक करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ क्या है वो देख लेते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ड्रॉ किए हुए हैं, और इसके अंदर जो इसकी लेंथ है देखो, ये है 3 सेंटीमीटर, और जो ब्रीथ है ये है 1 सेंटीमीटर। अगर मैं इसका एरिया फाइंड आउट करूँ तो ये होगा 3 × 1 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ ही साथ इन दो प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है ये हमें दिया गया है 3 माइक्रोमीटर। ठीक है। अब ऑप्शंस अगर हम लोग देखें तो ऑप्शंस भी उसी में ही सेंटीमीटर और माइक्रोमीटर में, तो इसको हम लोग ऐसे ही रखते हैं। अब सबसे पहले अगर मुझे इन दो प्लेट्स के बीच में अगर कैपेसिटेंस निकालना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाय डी। ठीक, ये वाला बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। जैसे कि पहले ये ऑप्शन चेक कर लेते हैं, इसे बोल देते हैं C डैश। ठीक है। तो C डैश इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब एरिया देखो कितना होगा, 30 × 1, तो ये होगा 30। सही है।
डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, ये है 1 माइक्रोमीटर, तो ये आ रहा है 30 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो हमें कितने टाइम्स चाहिए, ये हमें 10 टाइम्स चाहिए, तो ये 30 टाइम्स आ रहा है, इसका मतलब ये तो ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन चेक कर लेते, सेकंड कैपेसिटेंस देखते कितना है, सी डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब देखो लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर है, ब्रेथ जो है 1 सेंटीमीटर, 3 × 1 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 30 माइक्रोमीटर है डिस्टेंस 30, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 10, तो ये 10 टाइम्स तो घट रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं होगा। थर्ड चेक कर लेते, थर्ड में क्या है, एप्सिलॉन नॉट इंटू 6 × 5 30 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 10 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब यहाँ पे ये 10 टाइम्स जो है वो बढ़ रहा है, इसका मतलब ये सी जो है ये सही है। ठीक है, आगे भी चेक कर लेते हैं डी, डी में क्या मिलेगा हमें चेक कर लेते हैं, तो ये होगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, एरिया कितना होगा 1 × 1 1 डिवाइडेड बाई 10, सो एप्सिलॉन नॉट अपॉन 10, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है, ई भी ऑप्शन इसके अंदर दिया गया है, ये चेक कर लेते, तो इसके लिए होगा एप्सिलॉन नॉट इंटू 5 × 2 10 डिवाइडेड बाई 1 मीन्स 10 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब यहाँ पे ये ई जो है ये भी करेक्ट है, तो सी एंड ई जो होगा यही अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थेरोटिकल है, इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दिया गया है, इन्होंने कहा है जंक्शन एरिया ऑफ सोलर सेल इज मेड वेरी नैरो, तो नैरो तो होता नहीं है, ठीक है नहीं, हम वहां पे वाइड रखते हैं, जितना वाइड हो सके उतना वाइड रखेंगे ताकि मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो वहां पे ट्रांसफर हो सके, ये स्टेटमेंट तो गलत है। सोलर सेल्स आर नॉट कनेक्टेड विद एनी एक्सटर्नल बायस, बायस का मतलब क्या, कि हम सोलर सेल्स को किसी एक्सटर्नल बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं करते, ये वाला स्टेटमेंट सही है कि नहीं, जैसे हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा जिसमें इमिटर प्लेट है कलेक्टर प्लेट है कि नहीं, तो हम वहां पे उसे किसी भी एक्सटर्नल बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं करते, तो ये वाला स्टेटमेंट जो होगा वो सही होगा। एलईडी इज मेड हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन होना चाहिए, तो उन्होंने क्या कहा लाइटली डोप्ड का, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत ही है। Increase of forward current results in continuous increase of LED light intensity, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इनिशियली क्या होगा, इनिशियली अगर हम लोग करंट को बढ़ा देते, ठीक है, तो लाइट इंटेंसिटी जो होंगी एलईडी की वो बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन हम अब जो फॉरवर्ड करंट है उसे बढ़ाते ही जा रहे, बढ़ाते ही जा रहे, तो एक लेवल ऐसे आएगी इंटेंसिटी जो है एक पर्टिकुलर करंट पर नहीं बढ़ेगी, उसके बाद वो नहीं बढ़ेगी, चाहे आप उस करंट को बढ़ा भी दो फिर भी इंटेंसिटी नहीं बढ़ेगी, उसका सैचुरेशन आ जाएगा, ठीक है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है, कंटिन्यूअस नहीं बढ़ सकती, ये गलत है। आगे एलईडी हैव टू बी कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस फॉर इमिशन ऑफ लाइट, ऐसे ही फॉरवर्ड बायस में उसे कनेक्ट करते ताकि लाइट जो इमिट हो सके, तो इसमें ई और ये वाला बी जो है ये सही होगा, मींस ऑप्शन डी जो है देखो वो यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया है वो समझते हैं। An object of mass m is projected from origin in a vertical xy plane at an angle of 45 degree with the x-axis with an initial velocity v naught. The magnitude and direction of the angular momentum of the object with respect to origin, with respect to origin when it reaches at the maximum height will be। देखो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि एक प्लेन है एक्स वाई प्लेन, मान लेते हैं ये एक्स वाई प्लेन है और यहाँ पर ये इसका ओरिजिन है और ओरिजिन से एक पार्टिकल जो है वो हम लोग थ्रो कर रहे हैं, तो कितने एंगल पे थ्रो किया जा रहा है इसे 45 डिग्री, तो ये वाला जो एंगल होगा इसका ये है 45 डिग्री और जिस वेलोसिटी से इसे थ्रो किया गया ये वेलोसिटी है v नॉट, ये गिवन डेटा। उसके बाद उनका कहना क्या है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसकी एंगुलर मोमेंटम, अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये होता है एल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार, या फिर हम इसे अगर स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा एल इज इक्वल्स टू आर पी साइन थीटा, ठीक है नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट हटा देंगे तो साइन थीटा आ जाएगा, या फिर इसे हम लोग
जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले रहे हैं मोमेंट का अपना, उसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब अब यहाँ पे एक बात समझो, अब ये जो है ये वी नॉट है और ये 45 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, तो इसे मुझे रिजोल्व करना होगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये होगा वी नॉट साइन 45 डिग्री, मीन्स वी नॉट अपॉन √2। सही है। और जो ओरिजेंटल कंपोनेंट होगा ये होगा वी नॉट इंटू कॉस 45 डिग्री, मीन्स वी नॉट अपॉन √2। सही है। अब एक बात समझो, उन्होंने यहाँ पे कहा है कि व्हेन इट रिचेस एट द मैक्सिमम हाइट, मतलब इस पॉइंट की वो बात कर रहे हैं। तो इस मैक्सिमम पॉइंट पर, मैक्सिमम हाइट पर ये जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी कितनी होंगी। देखो, जब भी कभी कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करता है तो इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होती है उस ऑब्जेक्ट की, वो हमेशा कांस्टेंट होती है। आप किसी भी पॉइंट पे अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेक करोगे तो वो सेम ही मिलेगा। मतलब इसका जो ये कंपोनेंट है वी नॉट अपॉन √2, ये इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेक करें तो वो उतनी ही हमें मिलेगी। इसका मतलब इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होंगी ये होंगी वी नॉट अपॉन √2। ठीक है। अब अब इस डायरेक्शन में हम इसे फेंक रहे हैं, मतलब आर बार जो होगा, मतलब जो आर है ये वही है, तो इसका हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट मतलब ये वाला डिस्टेंस होगा, है कि नहीं, ये वाला डिस्टेंस। और ये क्या है, ये तो मैक्सिमम हाइट है क्योंकि ये दोनों सेम ही है। सही है। तो मैक्सिमम हाइट क्या होती है, क्या फॉर्मूला होता है मैक्सिमम हाइट के लिए अपने पास, एच मैक्स होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यू कितना है, उन्होंने दिया हुआ है वी नॉट, तो वी नॉट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो 45 डिग्री है, मीन्स 1/√2 स्क्वायर करेंगे तो 1/2 मिलेगा, डिवाइडेड बाय 2g। इसका मतलब जो एच मैक्स है ये हमें मिलेगा वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2g, जो कि होगा 4g। सही है। अब तो एल बार निकाल लेते हैं, जो कि होगा आर परपेंडिकुलर, ये कितना है अपने पास, ये है वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4g इनटू मोमेंटम। मोमेंटम मतलब क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास तो m कहा हुआ है और वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है वी नॉट अपॉन √2, उसका स्क्वायर। स्क्वायर नहीं करना है, सिर्फ मास इनटू वेलोसिटी कर देनी है, तो ये होगा वी नॉट अपॉन √2। ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिल जाएगा L इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर इंटू, तो यहाँ पे लिख देते हैं यम इंटू वी नॉट क्यूब डिवाइडेड बाय √2 इंटू 4g। सही है। तो देखो यहाँ पे 4√2g डिनोमिनेटर में है, देखो तो यहाँ पर भी है। तो ये दोनों ऑप्शन सेम ही है, लेकिन ये कह रहा है अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस और ये कह रहा है अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। तो एक तो ऑप्शन सी है या फिर डी है, तो डायरेक्शन चेक कर लेते हैं उसकी। तो राइट हैंड रूल लगा दो, तो देखो इस तरह से ये आर बार है, और मोमेंटम के डायरेक्शन में अगर हम इसे इस तरह से कर्ल कर देंगे तो जो थंब है ये थंब हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब इनवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रहा है। इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है मतलब वो नेगेटिव जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ रहे हो, ये है आर बार और मोमेंटम की तरफ उसको मोड़, क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसे ही करते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो थंब है ये थंब इनवर्ड जाते हुए दिखाई दे रहा है। सही, तो इनवर्ड मतलब कौन होता है, वो होता है नेगेटिव जेड एक्सिस। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा।